क्लास 12। ये वीडियो आपका कहानी से ही है। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको कहानी के 20 प्रश्न दिए थे, आगे उन्हीं प्रश्नों को मैं आगे बढ़ाने जा रही हूँ। तो अभी तक आपके पास 20 प्रश्न कहानी के जो है वो लघु प्रश्न आ चुके हैं और 7 या 8 जो है वो वस्तु परक भी आ चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में। तो आइए, इसका पहला जो प्रश्न है वो उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहा है। देखें, उसका जो लास्ट प्रश्न था वो था कथोपकथन से, और यहां पर जो मैं पहला प्रश्न ले रही हूं वो संवाद से ले रही हूं। देखिए, संवाद के कितने रूप होते हैं, ये पहला प्रश्न हमारा है। संवाद 2 प्रकार का हो सकता है। कैसे? कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कैसा? एक तो विशुद्ध नाटकीय और दूसरा है विश्लेषणात्मक। यानी कि जो नाटकीय है संवाद, उसमें 2 जो पात्र हैं वो परस्पर वार्तालाप करते हैं, लेखक अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ता है। लेकिन जो दूसरे प्रकार का हमारा है संवाद का रूप, उसमें लेखक पात्रों के संबंध में, उनकी मुद्राओं और भाव भंगिमाओं के संबंध में समझाने के लिए अपनी ओर से भी संवाद योजना करता है। यानी कि जो लेखक है, जो कहानीकार है, वो भी चरित्रों को समझाता हुआ चलता है। नेक्स्ट प्रश्न इसी वीडियो का, वातावरण और देशकाल को समझाइए। यानी कि वातावरण और देशकाल क्या है? कहानी में वातावरण से जो आशय है वो स्थान, समय, परिवेश से हुआ करता है। कहानी में सजीवता और स्वाभाविकता लाने वाले तत्वों में वातावरण का बहुत ही बड़ा स्थान है। वातावरण के अंतर्गत पात्रों की बाहरी स्थिति और मना स्थिति दोनों का ही समावेश होता है। कहानी को सजाने में, संवारने में जो वातावरण है वो आभूषण का काम करता है। आभूषण शब्द आपने वैसे तो जानते हैं, हम ऑर्नामेंट्स को कहते हैं, लेकिन आभूषण जो शब्द है वो साहित्य में हम अलंकारों के साथ पढ़ा करते हैं। नेक्स्ट इसका प्रश्न, वातावरण के प्रस्तुतिकरण की क्या पद्धति है? वातावरण के प्रस्तुत करने की 2 पद्धतियां, यानी कि 2 तरीके, 2 मेथड हैं। पहले प्रकार में जो प्रस्तुति होती है उसमें विषय का आरंभ पृथ्वी के चरित्र से किया जाता है। चरित्र का मतलब चित्रण से मेरा है, यहां पर पृथ्वी के चित्रण से किया जाता है। इस प्रकार के चित्रण में कहानी का जो उद्देश्य है, यानी कि जो प्रतिपाद्य है, वो संपूर्णता स्पष्ट हो जाता है। प्रकृति के खंड चित्रों के विधान के द्वारा कथानक के अर्थ को प्रकट कर दिया जाता है और प्रतीकों की पद्धति से कथानक का धरातल रसात्मक हो जाता है। यानी कथानक से जो पढ़ने वाला है वो धीरे धीरे जुड़ने लगता है। दूसरे प्रकार का जो प्रस्तुतिकरण है, यानी कि प्रस्तुतिकरण है, उसमें देश काल और परिस्थितियों का आंचलिक एवं स्थानीय रंग उपस्थित किया जाता है। आपको बहुत ही नया सा टॉपिक है ये कभी इससे पहले हमने पढ़ा भी नहीं सीबीएसई बोर्ड में। हाँ, यूपी बोर्ड में आज से बहुत साल पहले इंटर में पढ़ा करते थे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कहानी के तत्व भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। कहानी का जो तत्व भाषा शैली है उसके बारे में ये कह सकते हैं कि भावों की अभिव्यक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो भाषा शैली है। कहानी की सफलता में उसकी भाषा का मुख्य स्थान हुआ करता है। भाषा जितनी सरल, सहज, प्रांजल और भाव स्पष्ट करने वाली होगी, कहानी उतनी ही प्रभावशाली होगी। सफल भाषा वही कही जाती है जो कहानी की आधारभूत कथा वस्तु, पात्र योजना, शैली, वातावरण आदि के अनुरूप हो। शैली का संबंध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन सभी तत्वों से है और उसकी अच्छाई अथवा बुराई पर भी पूरा प्रभाव डालता है। बच्चों, मैं आपको हर प्रश्न समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन लिखित रूप में अलग तरह से लिखा जाता है। तो कई बार होता है कि शब्द जो आपके लिखे होंगे मैं उससे अलग शब्दों से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कहानी में कितने प्रकार की शैली पाई जाती है? पीछे भाषा बता दी, अब शैली पर आ जाते हैं। शैली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शैली कहानी का, यानी शैली कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सामान्य से सामान्य कथानक में भी कुशल कथाकार मात्र अपनी शैली से विशेष रचना कर डालता है और रचना विधान की दृष्टि से कहानी में ये शैलियां प्रचलित है। शैली का अर्थ है तरीका। एक तो ऐतिहासिक शैली है, आत्मचरित शैली है, पत्रात्मक शैली है, डायरी शैली है। डायरी शैली आप जानते हैं, एन फ्रैंक की डायरी, यानी कि जो आपका एक लेसन था ना, डायरी के पन्ने। रिपोर्टार्स यानी रिपोर्ट्स, नाटकी शैली, प्रतीकात्मक शैली और मिश्रित शैली।
मिश्रित शैली आजकल की आधुनिक शैली है जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ ही दे दी जाती है। मिश्रित शैली किसे कहते हैं, यही अगला प्रश्न मैंने बना दिया। कुछ कहानियां किसी एक शैली में न लिखी जाकर कई शैलियों में लिखी जाती है। आजकल की कहानियों में कहानीकार अवचेतन मन के विभिन्न स्तरों को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की शैलियों के प्रयोग करते हैं। अवचेतन मन, ये भी हमारा साइकोलॉजिक जो वर्ड है वो आ गया है, अवचेतन मन। मन 3 प्रकार का माना जाता है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। अब मैं एक नाम लेती हूं आपके सामने। अमरकांत ने अपनी कहानी घुड़सवार में प्रतिक्रिया करते हुए कमेंट्री शैली का प्रयोग किया है। तो शिव प्रसाद सिंह ने पूर्व घटित अंश को वर्तमान में दिखाने के लिए फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया है। 2 उदाहरण मैंने आपको इसलिए दे दिए कि इन सब चीजों को स्पष्ट करने के लिए आपको सभी कुछ आना चाहिए। कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, यह हमारा अगला प्रश्न है। साहित्य की प्रत्येक विधा में रचना का कोई ना कोई उद्देश्य और लक्ष्य अवश्य होता है, इसलिए कहानी भी किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है, क्योंकि उसका काम केवल मनोरंजन करना ही नहीं है बल्कि जीवन के तथ्यों का विश्लेषण और मानव मन का अध्ययन करना भी होता है। अब बच्चों ये बताइए, हमने शुरू में आपको पहले वीडियो में ही कहा था कि पहले मौखिक कहानी चलती थी, प्राचीन में कहानियां मौखिक होती थी, धीरे धीरे उसका जब हमने लिखना पढ़ना सीख लिया तो लिखित रूप भी आ गया। तो प्रश्न हमारा यह है कि प्राचीन और नई कहानी में क्या अंतर है। देखिए, प्राचीन कहानियों का उद्देश्य आध्यात्मिक विवेचना, नैतिक उपदेश प्रदान करना होता था, लेकिन समय के बदलने के साथ साथ कहानी का काम मनोरंजन करना, महान चरित्रों के शौर्य आदि का वर्णन करना बनता चला गया। प्रेमचंद के युग में आदर्श की स्थापना और सत्य का उद्घाटन करती कहानी का मुख्य उद्देश्य था। नई कहानी में मानवता और मानव मूल्यों की स्थापना, मानव के सच्चे भावों, अनुभूतियों और समस्याओं पर प्रकाश डालना ही कहानीकारों का मुख्य उद्देश्य हो गया है। प्रेमचंद, जिनकी कहानियां हमने बहुत पढ़ी हैं, 11वीं में आपने पढ़ी थी उनकी नमक का दारोगा, यही कहानी आपने 6, 7, 8 में किसी छोटे क्लास में भी जरूर पढ़ी होगी, और उसके पहले 10th में अगर कोर्स भी आपके पास होगा तो हमने पढ़ी थी बड़े भाई साहब। उसके अलावा भी इंटर में आने के साथ साथ यानी कि 12th क्लास में आप आ गए हैं, प्रेमचंद की कोई ना कोई 2-4 कहानियां आपने अवश्य पढ़ ली होंगी, जो उन्होंने अपने जीवन में 1905 से 1915 के बीच में लिखी थी। कहानी का वर्गीकरण बताइए, यानी कि उसको डिवाइड कीजिए। देखिए, कहानी का वर्गीकरण तो संभव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे विद्वान इसको 3 रूपों में बांटते हैं। एक तो स्वरूप के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर और रचना और लक्ष्य के आधार पर। चरित्र प्रधान और घटना प्रधान कहानियों में क्या अंतर है। चरित्र प्रधान कहानियां कला की अपेक्षा पात्र को प्रमुख स्थान देती हैं, जबकि घटना प्रधान कहानियां में पात्र केंद्र में न रहकर घटना केंद्र में आ जाती है। नेक्स्ट है वातावरण प्रधान कहानी किसे कहा जाता है। देखिए, जो वातावरण प्रधान कहानी है उन कहानी का उद्देश्य भावनाओं और अनुभूतियों के आधार पर वातावरण का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भाव प्रधान कहानी किस कहानी से भिन्न होती है। देखिए, भाव प्रधान कहानी में कहानीकार किसी पात्र, घटना, परिस्थिति के संबंध में पाठकों के हृदय में कोई भाव उत्पन्न करना चाहता है। इस प्रकार की कहानियों में विचार के स्थान पर कल्पना की अधिकता के साथ साथ संवेदनशीलता और भावुकता भी रहती है, जबकि विचार प्रधान कहानी में बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है, यानी हर चीज में तथ्य, लॉजिक लगाते हैं। हास्य प्रधान कहानी की क्या विशेषता है। अगर हंसी हमारी जिंदगी में ना होती तो हम लोग सब जो हैं लुंज पुंज से होकर एक तक बैठे रहते। हंसना हर बीमारी की दवा है, तो हंसने वाली जो कहानियां हैं वो हमें लाइट मूड में लाती हैं। प्रश्न और उत्तर की फॉर्म में देखिए, हास्य प्रधान कहानी की क्या विशेषता है। इस प्रकार की कहानी में कहानीकार का उद्देश्य शिष्ट हास्य की सृष्टि करना होता है। हास्य, लेकिन वो भी हमारा एक सीमा में जाकर। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक कहानी में क्या अंतर है। मनोवैज्ञानिक कहानियों में मानव मनोविज्ञान का उद्घाटन ही कहानीकार का उद्देश्य होता है और उसका सारा ध्यान चरित्रों के मानसिक विश्लेषण पर होता है, जबकि जो मनोविश्लेषणात्मक कहानियां हैं उनमें पात्रों के चरित्र का विकास अंतर मंथन के द्वारा किया जाता है। इस कहानियों में चरित्रों के अंतर्द्वंदों और आंतरिक हलचलों का सूक्ष्म चित्रण होता है। सूक्ष्म का अर्थ है बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, यानी बहुत गहराई में जाकर।
धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक कहानियां ऐतिहासिक कहानियों से अलग हैं। किस प्रकार? कहीं कहीं जब हम टाइप करते हैं तो मात्राएं छोटी हम लगाते रहते हैं, लेकिन वो खुद ब खुद जब एंटर करते हैं तो मात्राएं बड़ी हो जाती हैं। जैसे यहां पर कहानियों में ना पर बड़ी मात्रा मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी हो गई है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को महत्व देने वाले कहानीकार धार्मिक, नैतिक तथा दार्शनिक कहानियों की रचना करते हैं। पौराणिक कहानियां हमारी इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। किसी जाति अथवा राष्ट्र के अतीत को निकट लाने में ऐतिहासिक कहानियों का बड़ा योगदान रहा है। ऐसी कहानियों में अतीत की घटनाएं, कल्पनाएं और भाव से समन्वित प्रस्तुत करके प्रस्तुति की जाती है। जब देश हमारा आजाद नहीं था तो बहुत सारी ऐसी कहानियों की रचना की जो हमें मोटिवेट करने वाली थी कि हम किस प्रकार से देश की आजादी के साथ जुड़ जाएं। हम ये हालात नहीं जानते क्योंकि हमने तो मुक्ति की हवाओं में ही सांस लिया है। जब देश हमारा पराधीन होगा, ये उस समय की कहानियों की बात मैं कर रही हूं। आंचलिक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? कहते ना कि ये जो कहानीकार है ये अंचल विशेष की कहानियां लिखते हैं। तो जैसे कि हमारे फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में कहा जाता है कि वो आंचलिक कहानियां बहुत अच्छी लिखते हैं। अंचल शब्द का प्रयोग ऐसे भूखंड अथवा प्रदेश के लिए किया जाता है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक दृष्टि से एक इकाई में बंधा हो, यानी कि एक जैसा हो। विशेष जनपद की संस्कृति, रीति रिवाज, आस्था, रूढ़ी, लोक भाषा तथा लोक कला का चित्रण ही ऐसी कहानियों में कहानीकार का उद्देश्य यानी कि ध्येय यानी कि लक्ष्य यानी कि प्रतिपाद यानी कि एम हुआ करता है। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, शिव प्रसाद सिंह की अधिकांश कहानियां इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, द्वंदात्मक भौतिकवादी कहानी क्या है? यशपाल की अधिकांश कहानियां जिसमें स्पष्ट रूप से शोषण के पक्ष का चित्रण हुआ है इसके अंतर्गत आती है। यशपाल का नाम आपने नहीं सुना होगा, ऐसा मैं जानती हूं। इस कहानियों में सर्वहारा वर्ग को सहानुभूति प्रदान की जाती है और पूंजीवादी वर्ग को तिरस्कृत किया गया है, यानी कि जो हमारे कमजोर समाज के लोग हैं उन्हें सहारा देने का प्रयास किया जाता है। इनमें तीखे व्यंग होते हैं और जो मान्यताएं हैं, जो परंपरागत चीजें हैं, उनको लेखक नकारता है यानी मना करता है। सामाजिक कहानी की विशेषता क्या होती है? देखिए, समाज के अंतर्गत व्यक्ति, परिवार, जगत, संप्रदाय, धर्म, राष्ट्र सभी का समावेश हुआ करता है। ऐसी कहानियों में सांस्कृतिक, आर्थिक पक्षों का चित्रण अधिक होता है। कभी कभी ये समस्या प्रधान भी हो जाती हैं। हिंदी की अधिकांश कहानियां सामाजिक कहानियां ही हैं। लक्ष्य रचना के आधार पर कहानी का वर्गीकरण बताइए। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन या अलग अलग करना। लक्ष्य रचना के आधार पर कहानियों को 3 भागों में बांटा गया है: आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रकृतिवादी या यथार्थवादी, और आदर्श और यथार्थ को साथ साथ लेकर चलने वाली। तो ये 3 नहीं बल्कि 4 तरह की हो गई। इस वीडियो का आपके लिए लास्ट प्रश्न है। वीडियो शायद लंबा हो गया है लेकिन जरूर देखिएगा लास्ट तक। स्वरूप के आधार पर कहानी के भेद बताइए। देखिए, घटना प्रधान होती हैं, चरित्र प्रधान होती हैं, वातावरण प्रधान होती हैं, भाव प्रधान होती हैं और हास्य प्रधान कहानियां हुआ करती हैं। तो क्लास 12 मेरे बच्चों, ये आपके लिए कहानी के 20 प्रश्न और आ गए। इस तरह से कहानी के करीब करीब 50 प्रश्न आपके पास आ चुके हैं। मैं कोशिश कर रही हूं कि थोड़े प्रश्न और बना लूं आपके लिए ताकि कहानी का जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल गलत ना हो, एकदम ठीक करें आप लोग। याद तो ध्यान से कर ही रहे हैं आप और ध्यान से करते रहिएगा। पढ़ाई में बहुत मन लगाइए, सब तरफ से ध्यान हटा दीजिए और अब पढ़ने पर ही फोकस कीजिए। आत्मविश्वास रखिए क्योंकि हम अपने आत्मविश्वास के बल पर सब कुछ पा सकते हैं। आत्मविश्वास के लिए हमें थोड़ा सा आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। तो इस समय वो समय है जब आपको पढ़ने के लिए स्वयं छोड़ दिया जाए। आप अपने आप पढ़ें, मन लगाएं, सब चीजों को भूल जाएं, नंबर पाएं बहुत अच्छे। ये मेरी एक बहुत आशीर्वाद भी है, दुआ भी है।